स्टूडेंट्स, वेलकम टू बारोट्स बायोलॉजी वंस अगेन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि इस चैनल पे हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं डिफरेंट बायोलॉजी टॉपिक्स। आज मैं ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं और इस टॉपिक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है सो एज अर्ली एज पॉसिबल इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मैक्सिमम शेयर करें। चलिए आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टडी करते हैं जिसका नाम है बेटा ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको समझाया था किस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है और किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट होता है। एक डीएनए में से दो डीएनए किस तरीके से जनरेट होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, आज ये जो डीएनए है ये डीएनए ही हमारे सारे कैरेक्टर्स के मैसेज को स्टोर करके रखता है। मैं यहां पे बताना चाहूंगा साइंटिस्ट क्रिक के बारे में, जिन्होंने एक प्रोसेस समझाई थी जिसका नाम था सेंट्रल डॉगमा। व्हाट इज एन सेंट्रल डॉगमा? सेंट्रल डॉगमा इज एन जेनेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इट्स अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। किस तरीके से इसको स्टडी करेंगे? सेंट्रल डॉगमा के द्वारा ही हमने जाना बेटा कि डीएनए से हम यहां पे बना सकते हैं एमआरएनए और एमआरएनए से हम बना सकते हैं प्रोटीन। दैट मीन्स आज अगर किसी भी तरीके का मैसेज डीएनए में स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजन बेसिस, उस मैसेज को हमें सबसे पहले एमआरएनए में कन्वर्ट करना होगा और उस एमआरएनए को फिर हम प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको और थोड़ा सा मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स में से डीएनए हमें मिलते हैं। हमें यह कहा जाता है कि पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं, पर किस फॉर्म में? ऑफ कोर्स डीएनए में वही कैरेक्टर के मैसेज स्टोर है। दैट मीन्स फादर का कैरेक्टर कैसा होगा, मदर का कैरेक्टर कैसा होगा, ये सारे कैरेक्टर्स डीएनए में स्टोर है। बट बात यह है बेटा, ये डीएनए तो बच्चों में आ जाते हैं, हेरिडिटरीली ये डीएनए तो बच्चों में आ जाते हैं। बट द पॉइंट इज दैट ये डीएनए को अपने आप को एक्सप्रेस करना जरूरी है। दैट मीन्स डीएनए जो है वो एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, देन ओनली वो एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होगा और फिर जाके वो प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तब जाके वो मैसेज के कैरेक्टर हमें दिखाई देंगे। सो बात यह है बेटा, डीएनए में से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और वहीं एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। दैट मीन्स हम यहां पे दो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, एक है ट्रांसक्रिप्शन, एक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं आगे जाके, पर आज हमारा मेन टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। दैट मीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से जो डीएनए मिला है वो डीएनए में से हम एमआरएनए कैसे बनाएंगे, हम मैसेज को आगे कैसे भेजेंगे, क्योंकि हमें कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। अगर मैं डीएनए की बात करूं, आप जानते हो बेटा कि डीएनए एक हेलिकल स्ट्रक्चर है और डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स वहां पे मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ए है तो सामने टी है, जी है तो सामने सी है और सबके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। दैट मीन्स कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स जो है, दोनों चेन जो है वो कंप्लीटली बॉन्डेड है। डीएनए रेप्लिकेशन में मैंने आपको सिखाया था कि हम जब भी यहां पे दोनों चेन को सेपरेट करना चाहते हैं तब हम वहां पे स्पेसिफिक एंजाइम्स को यूज करेंगे। सबसे पहले हम यह बात समझ लेते हैं कि क्या पूरा डीएनए हम यहां पे यूज करने वाले हैं एमआरएनए बनाने के लिए? तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। एक बात जरा समझिए, हमें जिस तरीके की प्रोटीन की जरूरत होगी उस हिसाब से हमारे पास एमआरएनए होना चाहिए। दैट मीन्स जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से डीएनए का वो जीन, स्पेसिफिक जीन एमआरएनए में कन्वर्ट होगा और वो एमआरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाएगा। क्योंकि हमारे डीएनए में 30,000 जीन है बेटा और ये 30,000 जीन एक साथ में अपने आप को ट्रांसक्रिप्शन में नहीं ले जाते, पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सारे प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट एक टाइम में नहीं होती। अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो, पढ़ाई में आप बहुत ही अव्वल हो, पर अगर मैं आपको एक साथ में पूरी टेक्स्ट बुक दे दूं तो क्या आप पूरी एक ही दिन में टेक्स्ट बुक पढ़ लोगे? क्या यह पॉसिबल है? और क्या यह रिक्वायरमेंट भी है? नहीं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एग्जाम आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करोगे। तो वैसा ही कुछ मैं कहना चाहता हूं, पूरा डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट एक टाइम में नहीं होता है। डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, डीएनए के जीन एमआरएनए में कन्वर्ट होते हैं और उस हिसाब से एमआरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाता है। अगर हम खाना खाएंगे और वो खाने के लिए हमें अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए, दैट मींस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दैट मींस प्रोटीन अगर हमें चाहिए, तो हम स्पेसिफिक एमआरएनए को ही यहां पे बनाएंगे ट्रांसक्रिप्शन द्वारा, जिससे हमें वो प्रोटीन मिल सके। गॉट इट? तो अब बात यह आ जाती है, अगर ये डीएनए हेलिकल है तो ये हेलिक को हमें पहले ओपन करना पड़ेगा, डीएनए के स्ट्रैंड्स को, चेन को, और स्पेसिफिक लोकेशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी जहां पे हम ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, मैं यहां पे डीएनए के एक बबल को फॉर्म कर रहा हूं, मतलब मैं कंप्लीट डीएनए यहां पे ओपन नहीं कर रहा हूं। जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन में भी देखा था, सेम लाइक दैट हम यहां पे डीएनए की एक स्पेसिफिक बबल को ओपन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते यहां से प्रोटीन बने, हम नहीं चाहते, मतलब मैं कह रहा हूं कि हमें यहां से नहीं एमआरएनए बनाना है और ना ही यहां से हमें एमआरएनए बनाना है। हमने एक स्पेसिफिक साइट फिक्स कर ली है कि मुझे सिर्फ यहां से लेके यहां तक का ये जो डीएनए का जीन है उसको मुझे ट्रांसक्रिप्ट करना है, उसको मुझे एमआरएनए में कन्वर्ट कर देना है और वो आगे जाके प्रोटीन बना देगा। ना पॉइंट इज दैट, यहां पे एक बात जरा समझने वाली है बेटा। डीएनए रेप्लिकेशन अगर आप याद करोगे, सो डीएनए रेप्लिकेशन में हम दोनों स्ट्रैंड को यूज करते थे। हम दोनों स्ट्रैंड को यहां पे यूज करते थे न्यू चेन बनाने के लिए, और दोनों स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट कहते थे। पर यहां पे ऐसा नहीं करेंगे, हम यहां पे स्पेसिफिक चेन जिसकी डायरेक्शन जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। दैट मीन्स यहां पे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे कि ये एक चेन है जिसका ये डायरेक्शन है 3 प्राइम और इसकी ये जो एंड है ये है 5 प्राइम। सो मैं 3 टू 5 प्राइम वाली जो चेन है उसको मैं यहां पे टेम्पलेट कंसीडर कर देता हूं। अब पॉइंट ये आ जाती है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए कि यही क्यों टेम्पलेट हम कंसीडर कर रहे हैं, हम इसी चेन को क्यों कर रहे हैं, हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली चेन को क्यों कंसीडर नहीं कर रहे टेम्पलेट? इसके पीछे का, इसके रीजन जो है इसके पीछे का, ये भी डीएनए रेप्लिकेशन में ही छुपा था, वहां पे हमने स्टडी किया था। फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एक बात याद रखिए, जब भी आप एक न्यू स्ट्रैंड बनाना चाहेंगे, न्यू चेन बनाना चाहेंगे, सो न्यू चेन यहां पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बननी चाहिए। 5 प्राइम टू 3 प्राइम मींस मैं यहां पे एक न्यू चेन बनाना चाहता हूं एक ओल्ड चेन के सामने, तो ये जो चेन यहां पे बनेगी उसका डायरेक्शन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर न्यू चेन का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो ऑब्वियस है बेटा कि उसके सामने टेम्पलेट का डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही होना चाहिए। इट्स अ फिक्स। ओके, सो ये बात अगर आप ध्यान ले लो, अगर ये बात अगर आप समझ जाओ तो आपको आसानी रहेगी किसको मुझे टेम्पलेट कंसीडर करना है किसको नहीं। और आगे की जरा बात करें, डीएनए रेप्लिकेशन में हमें कॉन्सेप्ट स्टडी किया था कि वहां पे कुछ एंजाइम्स यूज हो रहे थे। अगर मुझे यहां पे इस चेन को ओपन करना है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो फिर से वो स्पेसिफिक एंजाइम्स को हम रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि हेलिकेस जो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए काम आता है। वही मैं कह सकता हूं टोपो आइसोमरेज। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे एंजाइम लिखूंगा टोपो आइसोमरेज, जो इस चेन की टेंशन को रिड्यूस करता है। बिकॉज आप जानते हो कि ये चेन जो है इन अ फेवरेबल कंडीशन यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बार बार बना देती है और ये हेलिकल कन्वर्ट हो जाती है। तो ये दोनों चेन को सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देने से कुछ नहीं होगा, सेपरेट करना पड़ेगा। उसके बीच का टेंशन जो है, ठीक है, अट्रैक्शन जो है वो कम करना पड़ेगा और ये टोपो आइसोमरेज करके देगा। एंड देन आफ्टर एसएसबी प्रोटीन
वो भी यहां पे यूज होगा जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होता था, जो स्ट्रैंड्स को एक स्पेसिफिक साइट पे, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, ठीक है, उसे स्टडी कर देगा। तो चलिए हमने यहां पे 3 एंजाइम्स देख लिए और ये तीनों एंजाइम्स में हमने यहां पे चेन को कंसीडर कर लिया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट यहां पे बातें मैं करना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, हमने ये तो जरा समझ लिया कि ये जो चेन है 3 to 5 प्राइम, इसको हम यहां पे यूज करने वाले हैं एज अ टेम्पलेट, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं टेम्पलेट। चलो ये टेम्पलेट हो गया। बट व्हाट अबाउट दिस चेन, इसको हम क्या बोलेंगे? ये चेन जो है बेटा, इसको हम नॉन टेम्पलेट कहेंगे बिकॉज हम इसको यूज नहीं करने वाले। डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों यूज कर रहे थे तो दोनों को टेम्पलेट बोल रहे थे, यहां पे इसकी एक ही चेन को यूज कर रहे हैं तो इसको नॉन टेम्पलेट कहेंगे। पर और एक बात मैं कहूंगा और इसके बारे इस बात की क्लैरिफिकेशन जो है वो आने वाले डायग्राम में आपको पता चलेगी। इसको मैंने टेम्पलेट तो कह दिया है, पर इस चेन को और हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से भी पहचानते हैं। अब ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता है माइंड में। इसको हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं और इसको हम यहां पे बोल रहे हैं बेटा कोडिंग स्ट्रैंड। क्यों मैं इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहा हूं, क्यों इसको मैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहा हूं, इसके बारे में हम एक फाइनल डायग्राम में स्टडी करेंगे। वहां पे मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। सो आप लेक्चर को एंड तक जरा देखिए, ठीक है, वीडियो को एंड तक जरा देखिए। अब ये तो हमने कंसीडर कर दिया, ये टेम्पलेट हो गया और ये हो गया हमारा नॉन कोडिंग, नॉन टेम्पलेट। इसको हमें यूज नहीं करना है, हम इसको ही यूज करेंगे। बात यह आ जाती है कौन से एंजाइम्स यहां पे यूज होंगे और कौन है जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करवा के हमें देगा। दैट मींस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किस तरीके से होगी। तो आइए और एक डायग्राम जरा देखें और उस डायग्राम के आधार पे हम पूरी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सो बेटा अब मैंने जिस तरीके से कहा कि यहां पे हम एक सिंगल डायग्राम के द्वारा पूरा डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हम यहां पे समझते हैं, तो मैंने फिर से एक बार इसको यहां पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे कि ये जो चेन है इसको हम यहां पे कह देते हैं टेम्पलेट, ओके, और ये इसका स्ट्रैंड हो गया, यहां पे ये 5 प्राइम हो गया और इसका ये डायरेक्शन जो है वो 3 प्राइम है, तो इसको हम कह देते हैं 5 प्राइम एंड हियर इज एन 3 प्राइम। ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, सॉरी ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। इसको हम नॉन टेम्पलेट कहेंगे। यस, वी कैन कॉल इट एज ए नॉन टेम्पलेट। चलिए ये बात हमने कर ली थी, ठीक है। अब क्या समझना है हमें? देखिए बेटा, हम सिर्फ एक ही टेम्पलेट को यूज करने वाले हैं, तो इस टेम्पलेट की इस स्ट्रक्चर को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो ट्रांसक्रिप्शन में यूज होने वाली है। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में यहां से लेके यहां तक का स्टार्टिंग लोकेशन हम यहां पे बता रहे हैं कि ये प्रमोटर जीन है। ये स्पेसिफिकली बेटा प्रमोटर जीन है। उसके बाद यहां से लेके अप टू हियर इसको हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन है। दे आर दी स्ट्रक्चरल जीन। और लास्ट यहां पे हमें एट द एंड जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसको हम यहां पे टर्मिनेटर जीन कंसीडर कर रहे हैं। ये हो गया टर्मिनेटर जीन। सो दैट मींस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमें 3 जीन यहां पे कंसीडर करने हैं, एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर। अब बात यह आ जाता है बेटा कि प्रमोटर जीन, प्रमोटर किस तरीके से फिक्स हुआ, कैसे पता चला यही प्रमोटर है? क्यों नहीं प्रमोटर यहां है या यहां है या यहां है? नहीं, प्रमोटर की डायरेक्शन 3 प्राइम की जगह पे हम कह सकते हैं कि इसी लोकेशन पे है। इसके पीछे रीजन ये है बेटा कि प्रमोटर साइट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड से डिसाइड होती है। दैट मीन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो यहां पे प्रमोटर साइट को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां पे कुछ न्यूक्लियोटाइड है जैसे कि TATAAT, दैट मीन्स टाटाट, इसको टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। ये टाटा बॉक्स दैट मीन्स ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो स्पेसिफाई कर रहे हैं लोकेशन ऑफ अ प्रमोटर। ओके, सो ये प्रमोटर साइट यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं। अब बात यह है बेटा, प्रमोटर का ये पोर्शन जो है, इसके बाद वाला पोर्शन ट्रांसक्रिप्ट होने वाला है। अब आपको मैं क्लैरिफाई करा दूं, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है स्ट्रक्चरल जीन से,
बट बेटा ये ट्रांसक्रिप्शन पूरा होता है, दैट मीन्स टर्मिनेटर का जीन भी ट्रांसक्रिप्ट होता है। ज्यादातर बच्चे इस बात को जानते नहीं है, वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है और यहां तक ही ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एमआरएनए बंद हो जाता है बनना, बट ऐसा नहीं है। टर्मिनेटर के जीन भी यहां पे ट्रांसक्रिप्ट होंगे बेटा, और जो भी प्रोसेस कंप्लीट होगी वो यहां पे कंप्लीट होगी। ओके, और ये है तो एक तरीके से बबल, अगर मैं चाहूं तो इसको इस तरीके से बता सकता हूं, ये इस तरीके से बबल ही है, और यहां के 5 प्राइम और 3 प्राइम को मैं यहां पे कंसीडर कर बता सकता हूं, ये हो गया 5 प्राइम और ये हो गया 3 प्राइम। अब बात यह है कि प्रमोटर के इस साइड वाला रीजन जहां पे एमआरएनए बनने वाला है, प्रमोटर के इस साइड वाला रीजन जहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ने वाला है, तो हम कह सकते हैं बेटा कि प्रमोटर के राइट हैंड डायरेक्शन वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम +2 +1 +2 +3 +4 कंसीडर कर लेते हैं, और प्रमोटर के इस साइड वाला जो लोकेशन है उसको -1 -2 इस तरीके से हम कंसीडर करते हैं। यहां पे कोई जीरो नहीं है। अब बात यह है कि ये +1 +2 +3 +4 जो है इसको हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं। ये डाउनस्ट्रीम का स्ट्रक्चर है, इट्स अ डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन। और प्रमोटर हमेशा याद रखिए, प्रमोटर का लोकेशन हमेशा अपस्ट्रीम में ही रहता है। सो ये हो गया अपस्ट्रीम, ये हो गया डाउनस्ट्रीम। क्यों हमने इसको डाउनस्ट्रीम बोला? बिकॉज यहां पे जो भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने वाली है वो प्रमोटर के राइट हैंड डायरेक्शन में होने वाली है, दैट मींस वो इस डायरेक्शन में जाने वाली है, टर्मिनेटर इस एंड पे है। सो ये हम डाउनस्ट्रीम कंसीडर कर रहे हैं और ये हम यहां पे अपस्ट्रीम कंसीडर कर रहे हैं। अब बात यह आ जाती है बेटा कि किस तरीके से एंजाइम यहां पे हेल्प करने वाले हैं और किस तरीके से यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पता होना चाहिए, उसके प्राइम पता होने चाहिए, और टेम्पलेट हम यहां पे जिसको कंसीडर कर रहे हैं उसमें कौन से जीन है वो आपको पता होने चाहिए। तो आइए और एक डायग्राम देखते हैं जिसमें हम कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से हो रहा है विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, उसके बारे में जरा ध्यान में यहां पे हम कंसीडर करेंगे। सो बेटा अब हम यहां पे स्टडी करेंगे कि किस तरीके से इस डायग्राम के द्वारा हम फाइनल एमआरएनए बनाना देख लेते हैं, किस तरीके से एमआरएनए यहां पे बन रहा है। पर वो समझने से पहले हम यहां पे एक एंजाइम को याद करना चाहेंगे और एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। देखिए बेटा ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहां पे हॉलो एंजाइम है, एक बड़ा एंजाइम है, और ये आरएनए पॉलीमरेज की मदद से ही हम यहां पे एमआरएनए बनाने वाले हैं। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं बेटा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। उसमें से आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो स्पेसिफिकली यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग एमआरएनए एंड 3 इज फॉर दी टीआरएनए। दैट मीन्स यहां पे हमें जो आरएनए बनाना चाहते हैं वो आरएनए बनाने के लिए हमें ये 3 एंजाइम्स यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम एमआरएनए बना रहे हैं, सो हम आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात करेंगे। तो ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज 2। अब बात यह है कि ये आरएनए पॉलीमरेज 2 को प्रमोटर साइट पे लाना, प्रमोटर साइट के जीन को वो रिकॉग्नाइज करता है और फिर प्रमोटर साइट पे वो आके अटैच होता है। ये प्रोसेस अपने आप नहीं हो पाएगी, यहां पे एक प्रोटीन की मदद लगेगी, और यहां पे जो प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज को लाना और यहां पे बाइंड करवाना, ये प्रोसेस यहां पे हो रहा है थ्रू वन प्रोटीन, दैट प्रोटीन वी कॉल इट एज अ सिग्मा फैक्टर, एज अ सिग्मा प्रोटीन। दैट मीन सिग्मा प्रोटीन जो है वो यहां पे हेल्प करेगा आरएनए पॉलीमरेज को लाने में और आरएनए पॉलीमरेज को यहां पे अटैच करने में। अब अगर आरएनए पॉलीमरेज यहां पे थ्रू सिग्मा प्रोटीन आ रहा है और प्रमोटर साइट पे यहां पे आके जुड़ रहा है, चलिए ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पे आ गया और प्रमोटर साइट पे लोकेशन पे ये जुड़ गया है। अब बात ये है कि ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पे स्ट्रक्चरल जीन के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, स्ट्रक्चरल जीन के न्यूक्लियोटाइड्स के ही कॉम्प्लीमेंट्री वो अरेंज करेगा। दैट मीन्स यहां पे अगर ए है,
यहां पे अगर G है, यहां पे अगर C है, यहां पे अगर T है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं यहां पे mRNA जो बनेगा वो mRNA में इनके ही कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। A के सामने क्या होगा? A के सामने U होगा। क्यों? बिकॉज हम यहां पे RNA बना रहे हैं, डीएनए के स्ट्रैंड में से डीएनए नहीं बना रहे बेटा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस आपको याद रखना है डीएनए और आरएनए में। जब आप चेन बना रहे हो तो A के सामने यहां पे U ही आएगा, G के सामने C, C के सामने G एंड T के सामने A। दैट मींस इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स यहां पे अरेंज होने वाली है। बट एक पॉइंट यहां पे मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको याद हो इसके पहले के वीडियोस में मैंने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। हम अगर डीएनए के स्ट्रक्चर को याद करें जहां पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पे अटैच होते हैं। अब मान लीजिए मैं यहां पे बता रहा हूं जैसे कि ये न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजन बेस है, पेंटोस शुगर है और उसके साथ साथ फॉस्फेट है। यहां पे 3 फॉस्फेट अगर अटैच हैं, ठीक है, सो इट्स अ ट्राइफॉस्फेट स्ट्रक्चर। बात यह है एमआरएनए फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो यहां पे लाएगा, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के साथ हमें आता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के पास तो ट्राइफॉस्फेट है, पर एमआरएनए अगर सेकेंड, जैसे कि यहां पे देख सकते हो ये सी है, दैट इज अ साइटोसाइन। साइटोसाइन वाला अगर न्यूक्लियोटाइड यहां पे आरएनए पॉलीमरेज लेकर आ रहा है और अटैच कर रहा है, यहां पे नाइट्रोजन बेस है और यहां पे है हमारा फॉस्फेट, तो एक बात जरा समझ लीजिए बेटा, यहां पे 3 फॉस्फेट है, यहां पे एक ही फॉस्फेट मैंने बताया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट? तो रीजन ये है बेटा कि आपको याद होना चाहिए एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्डेड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्डेड होता है थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो दैट मीन्स अगर यहां पे आरएनए पॉलीमरेज को एक न्यूक्लियोटाइड के साथ और एक न्यूक्लियोटाइड के साथ और एक, अगर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप न्यूक्लियोटाइड को अगर बॉन्डिंग करना है, तो सिर्फ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में 3 फॉस्फेट आपको दिखाई देंगे। इसके बाद वाले जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स यहां पे अरेंज होने वाले हैं, उसमें यहां पे आपको याद रखना है बेटा 2 फॉस्फेट यूज हो जाएंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एनर्जी चाहिए बेटा बॉन्ड बनाने के लिए। सो आई होप आपको ये सारी टॉपिक्स तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए और जरा यहां पे इसको मैं रब करके थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहां से आगे बढ़ने वाला है, और आरएनए पॉलीमरेज यहां से जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं अगर आरएनए पॉलीमरेज यहां तक पहुंच जाता है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इतना सा यहां पे स्ट्रक्चरल जीन जितने भी है, स्ट्रक्चरल जीन के कॉम्प्लीमेंट्री वो यहां पे अरेंज कर देगा, और ये इसका स्टार्टिंग चेन है, तो हम इसको 5 प्राइम कंसिडर कर रहे हैं, और इस तरीके से चेन बनती जा रही है। अब बात यह है बेटा, जब ये आरएनए पॉलीमरेज एट टर्मिनेटर एंड तक पहुंच जाएगा, दैट मींस टर्मिनेटर के न्यूक्लियोटाइड्स को भी जब वो ट्रांसक्रिप्ट कर देगा, तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से एक बड़ी चेन यहां पे एमआरएनए की बनती हुई हमें दिखाई देगी। दैट मींस यहां पे टर्मिनेटर है, एंड पॉइंट है, यहां पे प्रोसेस रुक जानी चाहिए, यहां पे प्रोसेस स्टॉप हो जानी चाहिए। एक बात जरा समझ लीजिए, आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही टर्मिनेटर पे पहुंचता है बेटा, तो अपने आप उसकी जो स्पीड है, ट्रांसक्रिप्शन की जो स्पीड है, वो अपने आप स्लो हो जाती है, और एट दी एंड जैसे ही वो टर्मिनेटर को ट्रांसक्रिप्ट कर लेता है, टर्मिनेटर में से जैसे ही वो एमआरएनए बना देता है, तो एक बात जरा समझिए, जो प्रोसेस हमने स्टार्ट की थी ट्रांसक्रिप्शन की, आरएनए पॉलीमरेज के लाने का काम और प्रोमोटर के साथ उसका बाइंडिंग कराने का काम कहीं ना कहीं सिग्मा फैक्टर कर रहा था, वैसे ही यहां पे आरएनए पॉलीमरेज को रिलीज कराना जरूरी है। यहां से डीएनए के स्ट्रैंड से हमें इसको रिलीज करना जरूरी है। अगर इसको रिलीज करना है तो यहां पे हम रो फैक्टर यूज करेंगे बेटा, रो प्रोटीन। ये रो फैक्टर, रो प्रोटीन हेल्प करेगा आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए के स्ट्रैंड से हटाने के लिए। और अगर यहां पे आरएनए पॉलीमरेज यहां से हट जाता है, तो हम कह सकते हैं ये पूरा एमआरएनए जो है वो भी यहां से रिलीज हो जाएगा, और वो हमें इस तरीके से
कंप्लीटली बाहर की तरफ मिलेगा। ये देख सकते हो, ये हो गया 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम और ये हमारा आरएनए है। सो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो यहां पे होती है। जैसे ही एमआरएनए यहां से रिलीज हो जाता है बेटा, ठीक है, ये दोनों चेन जो है डीएनए की वो वापिस अपने आप कॉइल्ड हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब यहां पे एमआरएनए बनाना होगा तभी सिर्फ डीएनए के बीच में से बबल फॉर्म होगा। एमआरएनए बन गया, फिर अपने आप वो बबल जो है वो वापिस हेलिकल शेप में आ जाएगा बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक बात यहां पे जरा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि प्रोकैरियोट्स जितने भी बैक्टीरियाज हैं, आप जानते हो बेटा प्रोकैरियोट्स में दे आर द सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर नॉट हैविंग दैट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। उनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की सेल की बात करूं जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, यहां पे अगर डीएनए में से एमआरएनए बनेगा, समझिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पे डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो बेटा एमआरएनए से प्रोटीन भी तुरंत ही बनेगा। दैट मीन्स मैं कहना यह चाहता हूं, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, सो प्रोकैरियोट्स में डीएनए से एमआरएनए बनता है। दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है और ट्रांसक्रिप्शन के तुरंत ही ट्रांसलेशन भी हो जाती है, क्योंकि सारे ऑर्गेनल्स नजदीक नजदीक है। स्पेसिफिकली कोई न्यूक्लियस में कोई प्रोसेस नहीं हो रही क्योंकि इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है। बट अगर यही प्रोसेस को मैं अगर यूकैरियोटिक सेल में बताना चाहूं तो जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये यूकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे बता रहा हूं, ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। और अगर ये न्यूक्लियस में इस तरीके से बबल फॉर्म हो रहा है डीएनए का, बबल फॉर्म हो रहा है डीएनए का, तो बात यह है बेटा कि ये एमआरएनए यहां से बनने के बाद, ये एमआरएनए यहां से बनने के बाद न्यूक्लियस से बाहर आएगा। न्यूक्लियस में से वो बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। और जब ये न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म में आएगा फिर ही ये प्रोटीन बनाएगा। दैट मीन्स ट्रांसलेशन करेगा। इसलिए यहां पे ये प्रोसेस करने में टाइम लगता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इट टेक्स अ टाइम, पर यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो आई होप आज के टॉपिक में आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। अब मैं आपको यह भी जरा बता दूं, यहां पे हमने ये एमआरएनए जो यहां पे डेवलप किया है यूकैरियोटिक का, अगर मैं बात करूं, नॉट अ प्रोकैरियोटिक, अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो यहां पे ये जो एमआरएनए बना है ये मैच्योर नहीं है, ये मैच्योर आरएनए नहीं है। हमें इसे मैच्योर करना है तो हमें इसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस से इसे पास आउट करना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ये एमआरएनए नहीं है तो ये है क्या? हमने इतनी मेहनत से ये पूरी प्रोसेस सीखी और समझ ली, पर ये बना क्या है? तो बेटा ध्यान से सुनिए, जब तक ये मैच्योर नहीं होता तब तक अभी हम इसको HNRNA कहते हैं। दैट मीन्स इट इज अ हिट्रोजीनस आरएनए। बेटा ये हो गया हिट्रोजीनस आरएनए, ये हिट्रोजीनस आरएनए है, ये हिट्रोजीनस आरएनए है। ओके, यही प्रोसेस में हिट्रोजीनस आरएनए को ही हम एमआरएनए में कन्वर्ट करेंगे, ये HNRNA को मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट करेंगे। पर जैसे कि ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है तो ये प्रोसेस को हम इस वीडियो में नहीं समझेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसमें स्टडी कीजिएगा कि किस तरीके से यहां पे HNRNA को mRNA में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, सो आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने हैं, समझने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डिजायर वाले वीडियोस की, ठीक है, आप अपने टॉपिक से मुझे बताइए, तो मुझे भी पता चले कि मुझे आपको किस टाइप के वीडियोस प्रोवाइड करने हैं। बिकॉज मैं भी जानता हूं जेनेटिक्स में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज है, टेंस्ड है। सो इसके लिए आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बारोट्स बायोलॉजी आपके साथ है। तो जितना हो सके उतना जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, लाइक करें एंड शेयर करें, और जितना हो सके उतना ये फ्रेंड को भेजे, ये सारे वीडियोस भेजे, क्योंकि आप नहीं जानते आपके फ्रेंड्स भी कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स को नहीं समझ पा रहे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।